अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू TCL स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। मैं हूं आपका होस्ट हैदर अज़हर और मेरे साथ मौजूद हैं हर दफ़ा की तरह रेहानुल हक। और आज हम अपने प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे उनमें सबसे पहले बात होगी रमीज़ राजा साहब की, जिनकी अभी नुमाइंदगी हो रही है टू द पोस्ट ऑफ चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। वी विल टेक अ लुक एट द टेन्योर ऑफ एहसान मानी साहब और उस टेन्योर की लेगेसी पे भी आज बात करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने टेस्ट मैच तो जीत लिया वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़, लेकिन इसमें ओवरऑल जो समर रहा है पाकिस्तान का, उसमें पाकिस्तान के प्लेयर्स की क्या परफॉर्मेंस रही, उस पर एक ब्रीफ एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे आज फुटबॉल की सबसे बड़ी खबर पर, दैट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो। शो में आगे चलकर आपके ट्वीट्स और आपके सवालात पे भी बात करेंगे। सो वी हैव अ वेरी गुड शो लाइंड अप फॉर यू एंड वी विल जंप straight into the first topic, that is the appointment of the chairman of Pakistan Cricket Board। हमने पिछले कुछ 6 दिनों में ऐसे कवरेज हो रही थी जिस तरह इलेक्शन कैंपेन्स की कवरेज होती है या इलेक्शन रिजल्ट्स की कवरेज होती है, या फिर हम अगर स्पोर्ट्स एनालिसिस या स्पोर्ट्स एनालॉजी दूँ तो जैसे ट्रांसफ़र अपडेट्स होती हैं वैसे ही हमें अपडेट्स मिल रही थी ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन। हमने अपने पिछले शो में इस पर मुख्तसरन बात की, लेकिन रेहान आपने तब कहा था कि इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर अस टू कमेंट ऑन इट राइट नाउ, बट हमारे पास बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, सो वी हैव टू टॉक अबाउट इट। ओके ठीक है, सो माय अपॉलॉजीज। आई नो यू थॉट कि अभी इस पे नहीं करते बात, लेकिन अब इस पे क्योंकि नाउ इट्स प्रीटी मच अ फोरगॉन कंक्लूजन। हमारे पास सवाल आते रहे, मतलब आपको एग्जांपल के तौर पे ये अगर हम स्क्रीन पर ये ट्वीट रखें, क्योंकि इस तरह के बहुत औरतें, ये जैद बाबर खान साहब ने पूछा कि since it is almost confirmed that Ramiz Raja is becoming the new chairman of PCB, can you review Ehsan Mani's contributions, achievements in the last 3 years? And I think इसी बात से चलते हैं, इसी पे स्टार्ट करते हैं। Let's not dive too much into the gossip जो चल रहा था कि कैसे पहले मानी साहब को एक्सटेंशन मिल रही थी, फिर नहीं मिल रही थी, फिर मानी साहब को एक्सटेंशन ऑफर हुई, उन्होंने रिफ्यूज़ की। Let's not dive into that, let's jump straight into the tenure। सो आपके लिए सबसे बड़ा फीचर इनके टेन्योर का क्या रहा? आई थिंक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि जब एहसान मानी को ये जॉब मिली थी तो उनसे ये एक्सपेक्टेड था उनसे कि वो पूरा जो क्रिकेट बोर्ड है उसका एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा जिसमें क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इन डोमेस्टिक क्रिकेट विल इम्प्रूव। एंड द आइडिया वाज कि यू हैव 6 टीम्स और 6 टीम्स के साथ आपकी उनकी बी टीम हो, जिसको हम फर्स्ट 11 सेकेंड 11 के नाम से कह रहे हैं। और बिकॉज कंपटीशन ज़्यादा होगा इसलिए एट द एंड ऑफ द डे आपकी क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स जो हैं वो ऊपर आएंगे। फिर उसके अलावा जो दूसरा टास्क दिया गया था वो पिचेस चेंज करने का दिया गया था और बॉल चेंज करने का दिया गया था। आई थिंक जिस चीज़ में वो सक्सेसफुल रहे वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट में जब से मैं कवर कर रहा हूँ इसको, तो 2014 ऑनवर्ड्स मैं सबसे मेजर कंसर्न था कि पाकिस्तान में जो बॉल यूज़ होती थी डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए, जो पिचेस यूज़ होती थी, और काफ़ी हद तक जो है उस इशू को एड्रेस किया गया। हाउएवर जो कंसर्न है वो ये है कि उसके बावजूद जब आपने डिपार्टमेंट टीम्स ख़त्म करके 6 एसोसिएशन टीम्स की, तो उसकी वजह से अ लॉट ऑफ क्रिकेटर्स वेंट आउट ऑफ जॉब। लोग ये रियलाइज़ नहीं करते कि अगर आप सोचते हैं कि 20 पाकिस्तान के लिए सिर्फ 20 प्लेयर खेल रहे हैं, जो पूल ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं एट अ गिवन टाइम 20-25 प्लेयर्स या 30 का होता है मैक्सिमम जो टेस्ट वनडे T20 खेलते हैं। आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वहाँ से आपके सारे प्लेयर्स ऊपर आएंगे, और वो प्लेयर्स आपके ऊपर तब आएंगे जब वो उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी खेलने की। तो अपॉर्चुनिटीज़ जो थी, जो आपके स्पेशली यंग प्लेयर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ कम हुई, जिसकी वजह से आई थिंक वो थोड़ा सा मिसकैलकुलेशन हुई है ऑन पार्ट ऑफ द PCB एज़ वेल इन टर्म्स ऑफ उसको फाइनेंशियली किस तरह हैंडल करना है, कितने प्लेयर्स होने चाहिए, जिसकी वजह से आपने देखा है कि काफ़ी डिफरेंट बोर्ड्स हैं। US क्रिकेट बोर्ड का तो हमें पता है कि उनका मिशन 2029 है कि दे वांट टू क्वालिफाई फॉर द क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो दे हैव टेकन अ लॉट ऑफ पाकिस्तानी, इंडियन एंड श्रीलंकन प्लेयर्स विद देम। ऑल्सो अदर बोर्ड्स, फॉर एग्जांपल इंग्लैंड के अंदर जो काउंटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी प्लेयर्स को टैप इन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो वहाँ पर आएँ जिनको नेशनलिटी के लिए एलिजिबल हैं, ताकि वो वहाँ पर आकर खेलें। तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वरिंग। और वो इसलिए नहीं हुआ कि आपने 6 टीमें की या वो किया, वो इसलिए हुआ क्योंकि फाइनेंशियली प्लेयर्स के लिए सेंस नहीं बनती। और बट रेहान, इसके अंदर, अब सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, इसके अंदर ज़्यादा यार कसूर तो नहीं ठहराया जा सकता इस मैनेजमेंट को, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, आई थिंक ओपन सीक्रेट है कि ये 6 टीमों वाला फार्मूला ये इस बोर्ड का अपना शायद ना हो, मतलब अब हो सकता है कि वो फॉर्मली वाली बात को एक्नॉलेज ना करना चाहें, बट
ये वाली बात तो हम 1990 से सुनते आ रहे हैं कि इमरान खान साहब जो बोर्ड के पेट्रन हैं और वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर आज़म साहब की विज़न थी कि 6 टीमें होनी चाहिए और उन्होंने 6 टीमें उनकी ज़िद थी, क्योंकि अगर आपको याद हो एक कॉन्वर्सेशन हमारी भी एक थिंक टैंक के साथ हुई थी रिगार्डिंग दी रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ डोमेस्टिक, और हमसे भी उन्होंने उस वक्त जब कंसल्टेंसी ली थी तो उस वक्त हमने जब प्रपोजल दिया था तो हमने कहा था कि जी 6 बहुत कम हो जाएगी, आप कम से कम 8 के साथ जाएं। जब हमारी कॉन्वर्सेशन उस पर हुई थी, ये बात अलग है कि हमें बाद में पता चला कि उस कमेटी की कोई स्टैंडिंग नहीं है। लेकिन तो उस पे यार उन्हें तो कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। मेरा पॉइंट अगर एक एजेंडा दिया गया कैटेगोरिकली और उस पे उन्होंने इम्प्लीमेंट करना है तो I mean they did that. That's the point I'm saying. The success is that they implemented like pitches और balls वाला implement किया. That is a success. Okay. What is not a success is 6 टीमें करने से इशू सिर्फ ये है कि आपका टैलेंट पूल कम हुआ है, लेकिन अगर आपने जितना आपका टैलेंट पूल इस वक्त एग्जिस्टिंग है उसको आपने रखना है। आप ये नहीं कर सकते कि आपने 6 टीमें बनाई, जो एग्जिस्टिंग टैलेंट पूल है वो भी चला जाए। और वो जाने की वजह मोस्टली होगी कि फाइनेंशियली अगर आप कंपेयर करें पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को दुनिया के किसी भी क्रिकेट बोर्ड के साथ, तो आपके डोमेस्टिक प्लेयर्स डू नॉट अर्न इतने पैसे भी कि वो जो हैं अपनी इक्विपमेंट ख़रीद सकें। ठीक है, हम बार बार बात करते हैं कि यार इंडिया में बैट्समैन प्रोड्यूस होता है, वो इंटरनेशनल लेवल पर आता है और वो इस कैलिबर का प्लेयर होता है। उसकी वजह ये कि आप सिर्फ इक्विपमेंट देख लें, उनकी जो बैट्स वो यूज़ करते हैं वो कितने कॉस्टली हैं और आपके प्लेयर्स वो बैट्स अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं। मैं आपको छोटी बैट की एग्जांपल दे रहा हूँ, नहीं कर सकते अफोर्ड, नहीं कर सकते। जो आपका अप एंड कमिंग प्लेयर है वो 1.5 लाख 2 लाख का बैट नहीं अफोर्ड कर सकता। और ये मैं आपको मिनिमम प्राइसेस बता रहा हूँ एक अच्छे बैट की, इससे भी ज़्यादा होती हैं। फिर हेलमेट्स, आपको पता है कि यू नो गुड क्वालिटी हेलमेट्स आल्सो हेल्प यू प्ले वेल, कि अगर आप आम हेलमेट लेंगे आपकी विजन में मसला आएगा, आपकी स्ट्रोक प्ले उतनी अच्छी नहीं होगी। दीज थिंग्स नीड टू बी टेकन इनटू अकाउंट। या तो बोर्ड वो चीज़ें प्रोवाइड करे, अगर बोर्ड वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर रहा उस स्केल के ऊपर, तो आप अपने प्लेयर्स को हेलमेट तो बोर्ड प्रोवाइड कर रहा है। देखें, आपको भी पता है और मुझे भी पता है, मैं आई वोंट गेट इनटू डिटेल्स ऑफ दैट, कि आप थोड़ा बेहतर हो गया है, प्रोवाइड कर रहा है बोर्ड, लेकिन बैट्स तो नहीं बोर्ड प्रोवाइड कर रहा ना। ठीक है, आपके न्यूट्रिशनिस्ट तो नहीं बोर्ड प्रोवाइड कर रहा। There were teams in domestic cricket who did not have a masseur with them, which is very wide. मैस्योर शेयर करना पड़ा, फिजियो भी शेयर करना पड़ा आपको। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट में। ठीक हो गया। अच्छा, थोड़ी सी और बात करते हैं। जो एक और चीज़ देखने को मिली, जो मैंने पिछली दफ़ा भी अपने शो में बात की थी, वो ये की थी कि एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ज़रूर आपका पीसीबी का एक सेटअप हुआ, जिसके अंदर आपका एक इंडिपेंडेंट चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, एक इंडिपेंडेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। आपने मतलब ये कि डोमेस्टिक को जिस तरीके से नदीम खान साहब के अंडर एम्पावर किया गया, सेपरेट किया गया, एम्पावर किया गया, उसी तरीके से आपकी अब जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स हैं, जिन्हें हम नेशनल क्रिकेट एकेडमीज़ कहते थे, हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स जो हैं उनका एक स्ट्रक्चर नए सिरे से खड़ा गया। सो आई थिंक उस सेंस में कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग तो हैज़ गॉन इन द राइट डायरेक्शन। और उसमें जो सबसे बड़ी बात आती है वो यही आती थी कि चेयरमैन ने अपनी पावर्स डेलीगेट की थी, which made everyone accountable for their own role. That is a really good thing. I think that वो अब एक इशू होता था पाकिस्तान क्रिकेट में। अगर आप जिसने पाकिस्तान क्रिकेट फॉलो किया इतने साल, उनको ये पता है कि अक्सर ये बात होती थी कि कोई प्लेयर है अगर तो कोई नया चेयरमैन आया तो कैप्टन है तो उसको हटा दिया या कुछ कर दिया। अब एक्चुअली में देयर आर कमिटीज़ हु डिसाइड दिस इंस्टेड ऑफ कि चेयरमैन खुद डिसीजन ले रहा है। अब आप बहुत कम ये सुनते हैं कि चेयरमैन की वजह से कोई प्लेयर ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी के अंदर चेयरमैन का उस तरह से रोल नहीं रहा जब से मानी साहब आए हैं। एंड आई थिंक उधर उनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है कि ही बेसिकली डिड व्हाट ही वाज सपोज्ड टू डू एंड एम्पावर्ड पीपल, जिनका जो काम है। पाकिस्तान में अक्सर एक कंसर्न है स्पोर्ट्स के अंदर, आपको ही पता है कि नॉट जस्ट क्रिकेट, ऑल अदर स्पोर्ट, उसमें भी ये कंसर्न है कि हुएवर बिकम्स अ हेड, इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। और मानी साहब की ये एक अच्छी बात थी कि उन्होंने जो काम डेलीगेट किया उसमें उनकी इंटरफेरेंस नहीं थी, जिसकी वजह से एवरीवन गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बेसिकली वर्क देयर वे अराउंड। एंड वीव हर्ड दिस सो मेनी टाइम्स के जब बॉल्स की या पिचेस की बात होती थी इतनी दफ़ा, तो यही बात होती थी कि यू नो देयर इज़ अ लॉट ऑफ रेड टेप, आप उसको किस तरह करोगे मैनेज। तो विद मानी साहब एटलीस्ट दैट हैपेंड कि पीपल गॉट देयर चांस टू डू व्हाट दे वांटेड टू डू, एंड दैट्स अ क्रेडिट दैट ही डिजर्व्स। अच्छा, हमने ब्रेक पे जाना है, लेकिन और भी अचीवमेंट्स हैं, जैसे कि इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में प्रॉपर सीरीज़ हो, साउथ अफ्रीका टूर पाकिस्तान,
श्रीलंका टूर पाकिस्तान, जिम्बाब्वे टूर पाकिस्तान, उसके अलावा वेस्ट इंडीज़ टूर पाकिस्तान। आई थिंक लाइक इंटरनेशनल क्रिकेट तो पहले से आना शुरू हो गया था, शुरू हो गई थी, लेकिन इट्स अ प्रोसेस व्हिच देखिए which was continued। आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि क्रिकेट पाकिस्तान में वापस लाने के लिए जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद बहुत मुश्किल था। बहुत मुश्किल तो था। जितने भी लोगों ने इसके लिए एफर्ट किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम नजम सेठी टू शरियार खान and the law enforcement agencies, law enforcement agencies, you know, and to Ehsan Mani, everyone, even Wasim Khan talking to the different cricket boards, they've all deserve credit. They all because deserve इतना आसान नहीं था, and especially जिस तरह and one of the visions that Najam Sethi had was to use the PSL as building ground for bringing PSL back to the Pakistan. World 11 and the PSL। World 11 and the PSL, and उसके बाद से जिस तरह PSL को शिफ्ट किया गया, स्पेशली PSL 5 जो पूरी पाकिस्तान में हुई। देखिए बायलैटरल सीरीज होस्ट करना आसान है, लेकिन अगर आप 6 टीमें 3 डिफरेंट शहरों में होस्ट कर रहे हैं, दैट शोज द वर्ल्ड कि दीज गाइज आर केपेबल ऑफ होल्डिंग एन इंटरनेशनल लेवल इवेंट। एंड वो सिर्फ एक नेशनैलिटी के प्लेयर्स नहीं थे उसमें, there were so many nationalities involved and taking care of them, and then the players feeling comfortable going back to their boards and telling them। तो इसके लिए इन सबको क्रेडिट जाता है, everyone। थोड़ा सा आई नो कि क्योंकि PSL के मैटर्स से रिलेटेड फ्रेंचाइजीज़ के साथ PCB के बीच में डिसएग्रीमेंट्स होते रहे बीच में, लेकिन उसमें भी मतलब अगर मैं बात करूं तो ये है कि देर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस मेड इन द राइट डायरेक्शन। उस प्रोग्रेस का क्या बनेगा ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन दैट वाज प्रीटी मच समरी और एटलीस्ट द लेगेसी दैट एहसान मानी साहब विल हैव। मेरा कंसर्न जो ज़्यादा है वो ये है कि आई नो कि टॉप से इंटरफेरेंस नहीं थी, लेकिन ऑन द फील्ड जो एक नॉर्मल क्रिकेट फ़ैन होता है उसकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है कि ऑन द फील्ड क्या हो रहा है, और उसमें रिज़ल्ट्स हैवंट बीन उतने प्रॉमिसिंग कि फैंस को उस सेंस में हो। बट देन अगेन आपने जब चेयरमैन का टेन्योर गेज करना होता है तो आपने उनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को दिमाग में रखना होता है। लेंगे ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान के टेस्ट परफॉर्मेंस पे नज़र डालेंगे, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड अभी तक जो टेस्ट मैच में जो सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। सो वील बी राइट बैक, देखते हैं स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे एहसान मानी साहब के टेन्योर की कि उनका टेन्योर PCB में कैसा रहा और क्या लेगेसी वो छोड़ के जा रहे हैं। जो हमें सवाल आया था उसमें कैटेगोरिकली एक बात ये भी पूछी गई थी कि आप लोगों की रमीज़ राजा साहब से क्या तवक्कुआत हैं। तो मैं रेहान ब्रीफली आई जस्ट वांट टू टच ऑन दैट कि रमीज़ राजा साहब की अब जो अपॉइंटमेंट है वो काफ़ी हद तक जो है इट्स अ फोरगॉन कंक्लूजन। तो आपकी रमीज़ राजा साहब से क्या एक्सपेक्टेशन है? आई थिंक सबसे ज़रूरी चीज़ है कि रमीज़ राजा ख़ुद क्रिकेट खेले हुए हैं, ठीक है। तो रमीज़ राजा जो लीस्ट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो प्लेयर्स के इश्यूज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। आपका एसेट आपके प्लेयर्स हैं, ठीक है। आपने अपने स्पेशली इंटरनेशनल प्लेयर्स को तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह मिलते हैं, उसके अलावा उनको स्पॉन्सरशिप डील्स वगैरह मिल जाती हैं। जो आपने नीचे से प्लेयर लेके आने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, उनको आपको फाइनेंशियली स्टेबल करना पड़ेगा। और उससे ये एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ, और आई विल ट्राई टू डू दिस विद नंबर्स एज वेल, कि पाकिस्तान में जो हाईएस्ट कैटेगरी प्लेयर है डोमेस्टिक के अंदर, वो कहते ही रहते हो, वो अभी तक आया नहीं है। वो है मेरे पास 2018 का डेटा है, 2021 में और भी डिफरेंस आ गया। अच्छा। तो बेसिकली जो प्लेयर्स हैं उनकी सैलरी, जो हाईएस्ट पेड प्लेयर्स हैं डोमेस्टिक में, उनकी अराउंड 150,000 रुपीज़ है। 150,000 रुपीज़ का मतलब ये है कि वो अगर इक्विपमेंट ख़रीद के अपना घर भी चलाएगा तो उसके लिए एक क्रिकेट की इक्विपमेंट आपको पता है कितनी महंगी है, ठीक है, सबको पता है कितनी महंगी। अगर आपने उनको वर्ल्ड लेवल का प्लेयर बनाना है तो आपको उनको उस लेवल के ऊपर वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वो फाइनेंशियल बैकिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपका एक 19-20 साल का लड़का आता है, आपको लगता है इसमें टैलेंट है, तो उसको अगर उसने पैसे मिल रहे हो तो अपने लिए न्यूट्रिशनिस्ट हायर कर सकता है, अपने लिए पर्सनली एक साइकोलॉजिस्ट हायर कर सकता है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। आपको ये चीज़ें उनको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। आप एटलीस्ट अगर आपने कम्पीट करना है विद द लाइक्स ऑफ इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, चलें उनसे नहीं करना। स्मार्ट वॉचेस तो देते हैं उन्हें, स्मार्ट इवन अगर आपने आयरलैंड से कम्पीट, बिकॉज आयरलैंड के प्लेयर्स मेक मोर मनी देन दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग टू मी कि आयरलैंड के प्लेयर्स मेक मोर मनी देन पाकिस्तान। आई थिंक वो चीज़ दोबारा पाकिस्तान हैज़ टू लुक एट दैट, रमीज़ राजा हैज़ टू लुक एट दैट कि फाइनेंशियली आपने अपने प्लेयर्स को आप कितना प्रॉस्पर करवा सकते हो। बिकॉज
इसमें तो इवेंचुअली यही होगा कि आपके जो टॉप क्रीम है वो उधर ही रहेगी, आपके नीचे से प्लेयर डेवलप नहीं होंगे, जो डेवलप होगा उसको बेहतर ऑफर आएगी। अगर उसकी मजबूरी है कि उसने अपना घर संभालना है तो यू कैन नॉट ब्लेम द प्लेयर फॉर टेकिंग अनदर अपॉर्चुनिटी जहाँ पे उसको बेटर पे मिल रही है। तो आई थिंक दैट्स समथिंग दैट नीड्स टू बी वर्कड आउट फ्रॉम जूनियर लेवल्स। एंड द अदर थिंग इज़ कि क्रिकेट एसोसिएशन, आपने मानी साहब की बात की, क्रिकेट एसोसिएशंस अभी भी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर वगैरह जो भी आ गया है, जो जूनियर लेवल की क्रिकेट एसोसिएशंस हैं वो अभी तक उस तरह फंक्शन नहीं कर रही, जो कि वो तो अभी तो क्या नाम है, नीचे तो Exactly. इट्स अ टॉप डाउन अप्रोच, इट्स अ ट्रिकल डाउन, एंड दैट्स समथिंग दैट नीड्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट, और उसके ऊपर प्रॉपर डेटा कलेक्शन हो, और एज अ क्रिकेटर हिमसेल्फ ही नीड्स टू रियलाइज के प्लेयर्स के क्या इश्यूज हैं। दैट्स माई एक्सपेक्टेशन ऑफ हिम एज अ प्लेयर। ठीक हो गया। आने वाले दिनों में इस पर और भी बात करेंगे, एक दफ़ा जब इनकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी देन विल आल्सो सी। लेकिन अभी तक जो बात हुई थी वो यही हुई थी कि जो रमीज़ राजा साहब ने ऑफिशियल कोट्स वगैरह भी दिए हुए हैं टू क्रिकेइंफो एंड टू अदर वेरियस आउटलेट्स, उसमें उन्होंने ज़्यादा बात करेक्शन ऑफ द GPS ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट की उन्होंने बात की है। सो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि वो एग्जैक्टली व्हाट डज ही मीन बाय दैट। अब बात करते हैं एक्चुअल ऑन द फील्ड परफॉर्मेंसेस की। पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान एक बहुत अच्छे तरीके से जीता, उसमें कोई भी कंप्लेंट नहीं थी एज फार एज स्ट्रैटेजी इज़ कंसर्न, एज फार एज टैक्टिक्स इज कंसर्न, एज फार एज द अप्रोच ऑफ द गेम वाज कंसर्न। और उसमें जो हाईलाइट थी, एक तो फवाद आलम की सेंचुरी थी, दूसरा शाहीन शाह की परफॉर्मेंस थी, और शाहीन शाह की 10 विकेटें थी। लेकिन साथ ही साथ उसी टाइम पर, मतलब बिल्कुल उस टेस्ट मैच ख़त्म होने के बाद हमने देखा कि जो इंग्लैंड में टेस्ट हुआ जिसमें इंडिया को 78 पे आउट कर दिया, वहाँ पर जिमी एंडरसन की भी परफॉर्मेंस बहुत सिग्निफिकेंट थी। सो दैट ब्रॉट अ क्वेश्चन टू आवर माइंड, और वो ये था कि हमने अभी रिसेंटली देखा है कि हमारे जो 3 फास्ट बॉलर्स हैं जो रेड बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, शाहीन शाह, हसन अली, अब्बास, वेयर डू दे स्टैंड as far as world attacks are concerned? और इस पे रेहान, नाउ द फ्लोर इज़ ऑल योर्स, कि आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि शाहीन शाह इज़ द हाईएस्ट विकेट टेकर इन इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर दिस ईयर। यस, देखिए, आपको लास्ट टाइम कब याद है, एंड दिस इज माय क्वेश्चन टू एवरीवन, लास्ट टाइम आपको कब याद है कि आपके 2 फास्ट बॉलर्स ने आपको टेस्ट मैचेस जिताए हों कंसिस्टेंटली? आई मीन यू हैव टू जॉग योर मेमोरी अ लॉट। आपको यासिर शाह याद आएंगे, सईद अजमल याद आएंगे, टेस्ट मैचेस जो आप जीते हैं, या वन ऑफ स्पेल किसी बॉलर का याद आएगा, बट इतनी कंसिस्टेंसी आपको बहुत कम मिलेगी। इफ़ वी कैन हैव द टेबल फॉर द हाईएस्ट विकेट टेकर्स, तो 2021 के अंदर अगर आप देखें तो जो हाईएस्ट विकेट टेकर्स हैं पूरी दुनिया के अंदर टेस्ट क्रिकेट के अंदर, फास्ट बॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जो नंबर 1 एंड नंबर 2 हैं वो दोनों पाकिस्तानी हैं, विच इज़ शाहीन शाह अफरीदी एंड हसन अली। जिमी एंडरसन इज़ एट नंबर 3। सो इससे आपको ये जाहिर होता है कि पाकिस्तान के जो 2 फास्ट बॉलर्स हैं, और इट्स नॉट लाइक दे बोल्ड इन रियली फास्ट बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस। अगर आपको साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ याद हो तो वो पाकिस्तान ने पिचेस ये सोच के बनाई थी कि स्पिनर्स को फेवर करेगी, लेकिन शाहीन एंड हसन वर एक्सेप्शनल, स्पेशली इन द रावलपिंडी टेस्ट, दे वर एक्सेप्शनल, दे पिक्ड अप विकेट्स। एंड उसके बाद अगर आप देखें तो इसके अंदर अगर आप एवरेजेस के अंदर चले जाएँ कि बिकॉज दीज टू डोंट प्ले एज मैनी मैचेस एज समवन लाइक एन एंडरसन, या एंडरसन फॉर एग्जाम्पल 17 टेस्ट मैचेस खेलेंगे सिर्फ 2021 के अंदर, पाकिस्तान ने टेस्ट मैचेस में। अगर आप एवरेजेस में जाएं तो नंबर 2 एंड 3 आर अगेन हसन अली एंड शाहीन। हसन सिंस हिज कमबैक हैज़ बीन सो गुड, लाइक कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग एट दैट लेवल। इस मैच के अंदर उसकी विकेट्स उस तरह नहीं रही, लेकिन सेकंड इनिंग्स में 2 क्रूशल विकेट्स। और ये मेरे लिए इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये वो खिलाड़ी है जिससे इतनी तनकीद का निशाना बनाया गया। उसकी जब इंजरी इश्यूज थे, उसकी हर चीज़ इतनी एग्जैजरेट करी जाती थी। उस मतलब अगर वो अपनी कोई ट्वीट भी करता था या अपनी कोई उसकी वीडियो भी निकलती थी तो वो अननेसेसरली कंट्रोवर्सी बनती थी। तो मुझे ऑनेस्टली ये फीलिंग थी कि वी माइट लूज दिस टैलेंट ड्यू टू नेग्लिजेंस। आई थिंक जो इस एक कमाल बात है हसन अली और शाहीन शाह अफरीदी की, वो यही है कि वो जो प्रॉपर फास्ट बॉलर वाला एक एटीट्यूड होता है ना, कि आपने बात की कि सब ने कहा कि जी फलानी चीज़ करता है, टिकटॉक वीडियो बनाता है, ये करता है, वो करता है, और उसके बावजूद ही डिड नॉट चेंज एज अ पर्सन। उसने सिर्फ अपनी क्रिकेट पे मेहनत की, इंजरी से वापस आया, एंड नाउ ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड। टेस्ट क्रिकेट के अंदर T20s में इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, वनडे में भी रही। शाहीन की बात करें, शाहीन पे तनकीद हुई कि जी विकेट सेलिब्रेट करता है, ज़्यादा वो कर जाता है, इट्स नॉट लाइक इज़ टेकन यू नो अ 10 फॉर इन एवरी मैच। लेकिन शाहीन की भी अगर आप परफॉर्मेंस देखें, ही हैज़न्ट चेंज एज अ पर्सन,
उसका वही फायर, वही एटीट्यूड रहा है, उसके साथ वो उसकी परफॉर्मेंसेज रही हैं। और यू नो दीज टू, आप बात करते हैं जी जिमी एंडरसन, आप कमिंस की बात करते हैं, जो ये फेज़ शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली का है, पाकिस्तान शुड चेरिश दिस, बिकॉज फास्ट बॉलर्स को इंजरीज होती हैं। जितनी क्रिकेट आप इनको खिलाएंगे उतनी चांसेस हैं इनको इंजरीज होंगी। ये जो आपका टाइम पीरियड चल रहा है ये बहुत कम होता है। 30+ विकेट्स फॉर 2 फास्ट बॉलर्स इन पाकिस्तान टीम हैज़ ओनली हैपन लाइक 5 times एवर। एंड बेसिकली आपको ये टाइम चेरिश करना है। कल को ये होगा कि आउट ऑफ फॉर्म है तो कुछ लोग कहेंगे जी हम तो कहते थे कि जी एक थोड़ा सा पैच है, लेकिन जितनी देर वो पैच आप एंजॉय करें। राइट नाउ पाकिस्तान हैज़ 2 ऑफ द हाइस्ट क्वालिटी फास्ट बॉलर्स। अगर आप फाइफर्स वाला टेबल भी देखें तो हसन अली हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ 5 wicket hauls in 2021, और Shaheen is up there as well. Hassan has 4, and then Kyle Jamieson, who's had a great start to his. Kyle Jamieson के तो 3 के तीनों हमारे खिलाफ है ना? नहीं, इंडिया के खिलाफ मतलब हमारे खिलाफ ही आउट। Yeah, बेसिकली उसने अगर इस साल में 21 विकेटें ली हैं तो मैं तो सारी कहूँगा कि उसने पाकिस्तान के खिलाफ ही ली है, और अभी भी पाकिस्तान, हालांकि पाकिस्तान से इस साल में नहीं खेला, लेकिन पाकिस्तान he's played against Asian teams, India against has done really well. और जहाँ तक बात है हसन की, he takes a 5 for every 3 innings, ठीक है। सो विच मीन्स के एवरी 3 innings अगर वो 5 ले रहा है तो इसका ये मतलब है कि आपको हर तीसरी इनिंग्स में एक बॉलर मिल रहा है जो एक बैटिंग दूसरी की बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर रहा है, विच इज़ अमेजिंग। ऑन दी अदर हैंड शाहीन हैज़ 2 5ers एंड ही इज़ प्रिटी सिमिलर ऑन एवरेज एज वेल। तो अगर आपके पास 2 इस हाई क्वालिटी फास्ट बॉलर्स हैं, हसन अली एंड शाहीन, यू शुड प्रोटेक्ट देम, यू शुड चेरिश दिस। पाकिस्तान फैंस शुड चेरिश हाउ वेल आपके 2 फास्ट बॉलर्स कर रहे हैं। और मेरा फिर वही सवाल है, एक दफ़ा अपनी मेमोरी में देखें कि लास्ट टाइम व्हेन डिड दिस हैपन। आई थिंक आमिर और आसिफ का दैट इज इट, ब्रीफ टाइम था 2010 का। हमने ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं चाहूँगा कि वो जो एवरेजेस की जो और स्ट्राइक रेट की जो थी, जो टेबल था, अगर वो हम 2 सेकंड के लिए सामने रख सकें तो आई वांट टू हैमर इन वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो ये है कि जहाँ जेमिसन और जिमी एंडरसन और ये ऑली रॉ, इन सब बॉलर्स में और हसन अली और शाहीन में डिफरेंस ये है कि बाकी सारे हैव बीन प्लेइंग इन कंड्यूसिव कंडीशंस, दे हैव बीन प्लेइंग इन सपोर्टिव कंडीशंस, जबकि हसन अली और शाहीन ने हर जगह खेला और इन्होंने नॉन सपोर्टिंग कंडीशंस में भी खेला है। सो दैट इज़ वाई मेरे नज़दीक दैट होल्ड्स अ हायर वैल्यू। एंड द अदर थिंग इज कि जेमिसन को अगर आप देखें तो हसन अली हैज़ अ बेटर स्ट्राइक रेट देन जेमिसन, ठीक है। स्ट्राइक रेट अगर आपका एक बॉलर टेस्ट मैच में हर 5 ओवर बाद विकेट ले रहा है तो दैट इज़ अनबिलीवेबल। एंड इट्स नॉट लाइक आप पूरी दुनिया से कंपेयर करें 2021 के अंदर जो हुआ है, एंड बेसिकली हसन प्लेड 6 मैचेस, शाहीन प्लेड 7 मैचेस, एंड इन दैट दे आर द 2 हाईएस्ट विकेट टेकर्स ऑफ दिस ईयर। ठीक है जी, वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे वी विल ब्रीफली टॉक अबाउट जो रूट, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है आज की, दैट इज क्रिस्टियानो रोनाल्डोज डिपार्चर फ्रॉम जुवेंटस। तो देखते रहे स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। वील बी राइट बैक। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज। थोड़ी सी इंग्लैंड वर्सेस इंडिया पे ब्रीफली कॉन्वर्सेशन करूंगा, इस पे ज़रा डिटेल्ड एनालिसिस कोशिश हम यही करेंगे कि अपने अगले शो पे आपको दे सकें। तब तक ये टेस्ट मैच ख़त्म भी हो चुका होगा और उसका नतीजा भी हमारे सामने होगा। लेकिन इस मैच के अंदर जो हाईलाइट्स रही, एक तो ऑब्वियसली इंडिया को 78 पर ऑल आउट कर दिया, अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय द सीमर्स, ख़ास तौर पर जिमी एंडरसन। और जिमी एंडरसन की बात करने का मकसद ये था कि हम आपको साथ साथ दिखा सकें कि हमारे अपने रिसोर्सेज कितने अच्छे परफॉर्म करते रहे। लेकिन इस मैच की कुछ और हाइलाइट्स में एक हसीब हमीद का जो कमबैक था वो था, और जो रेहान ने अपने कुछ पिछले 2 शोज़ में एनालिसिस में बताया कि ये कन्वेंशनल ओपनर वाला रोल था ऑफ ईटिंग अप द बॉल्स एंड ईटिंग अप द न्यू बॉल, ताकि आपका नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 फ्लरिश कर सके। और वो हमने देखा कि जिस तरीके से डेविड मिलान ने भी रिटर्न पे 70 मारा एंड जो रूट स्कोर्ड 121। ब्रीफली लेट्स टॉक अबाउट जो रूट ओवर है। बाकी मैच पे तो हम सुकून से बात करेंगे। इस वक्त इंग्लैंड इस शो की रिकॉर्डिंग तक हैज स्कोर्ड 423 फॉर 8। लेट्स जस्ट ब्रीफली टॉक अबाउट जो रूट। अच्छा, आपने बात की कि हसीब स्कोर्ड दिस मैनी रन्स, मलान स्कोर्ड दिस मैनी रन्स, और ये बहुत रेयर है। 2021 में इंग्लैंड की इतनी ज़्यादा रिलायंस है जो रूट के ऊपर, इट इज़ अनबिलीवेबल। बिकॉज एंड ऑल्सो आपको किसी भी प्लेयर की परफॉर्मेंस रिलेटिवली लेनी चाहिए। तो आपको देखना है कि वो किन पिचेस पे खेला है, उसके बाकी टीममेट्स ने कितना स्कोर किया और उस पर रिलायंस कितनी है। दैट आई थिंक कैन शो यू कि वो प्लेयर हाउ फार बेटर इज़ दैट प्लेयर एंड टीम की रिलायंस उसके ऊपर कितनी है।
तो दैट इज़ वाई आई वॉज सरप्राइज्ड इवन लाइक मुझे पता था रूट बहुत बेहतर है बाकी सबसे स्पेशली इन 2021 बट आई वॉज सरप्राइज व्हेन आई डग अप द डेटा कि अगर आप रूट की एवरेज देखें कंपेयर टू उसके टीममेट्स 2021 के अंदर तो यूड बी सरप्राइज्ड। ये हमने बल्कि इनफैक्ट टेबल भी प्रिपेयर किया हुआ है, ये आपके सामने होगा, जिसके अंदर जो रूट की एवरेज और रेस्ट ऑफ इंग्लैंड की एवरेज पे बात हुई है जी। अगर आप एवरेज देखें जो रूट की, सो जो रूट एवरेज इज ऑलमोस्ट 70 2021 के अंदर, रेस्ट ऑफ इंग्लैंड इज नॉट इवन 19, इवन एक्स्ट्रास आर स्कोरिंग अराउंड 16 रन्स। जो मेरे लिए बहुत अजीब चीज़ ये है कि इंग्लैंड ने टोटल 7 सेंचुरियाँ की हैं 2021 के अंदर, जिनमें से 6 रूट की हैं। तो रूट के बगैर इंग्लैंड की बैटिंग इज़, जो हम उनकी वाइट बॉल बैटिंग की बात करते हैं हाउ ग्रेट दे आर, अगर रूट निकाल दें उनकी टेस्ट टीम से तो दे वुड बी वन ऑफ द वर्स्ट बैटिंग यूनिट्स। अब ये जो 6 सेंचुरीज हैं इनमें से 3 एशिया में हुई हुई हैं और 3 एशिया के बाहर। एक नॉन एशियन बैट्समैन का एशिया में जाके स्कोर करना इज़ अ ह्यूज डील। लोगों ने बात की कि जी श्रीलंका जाके रूट ने स्कोर किया, तो श्रीलंका की डिप्लीटेड टीम थी। श्रीलंका की डिप्लीटेड टीम के अगेंस्ट बाकी इंग्लैंड के बैट्समैन इज अपार्ट फ्रॉम यू नो मे बी क्रॉली, किसी और ने स्कोर नहीं किया। दे वर रिलाइंग ऑन रूट। देन ही वेंट टू चेन्नई एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट इनिंग्स ऑफ रूट, क्योंकि जब चेन्नई में रूट ने स्कोर किया तो चेन्नई का एंटायर ग्राउंड स्टाफ वॉज फायर्ड बिकॉज दे थॉट कि उन्होंने एक ऐसी पिच बनाई है जिसमें इंडिया के स्पिनर्स उतने यूजफुल नहीं रहे। तो इफ़ अ गाय कैन स्कोर रन्स इन चेन्नई which is England, India's stronghold, and get the entire ground staff fired, including the curator, I think that is one of the best innings of the last decade. I mean, आप इससे अंदाज़ा लगा लें, and that innings I think वो जो एक स्टीव स्मिथ की इनिंग्स थी इंडिया में, आई थिंक वो डिफाइन करती थी कि हाउ गुड स्टीव स्मिथ इज़, कि यू नो उसकी पूरी टीम स्ट्रगल करी और उसने 100 कर दी। रूट की जो परफॉर्मेंसेज इस साल रही हैं वो सिमिलर कैलिबर की रही हैं। ठीक है। एंड आई थिंक एंड द अदर थिंग इज़ कि यू नीड टू बैक द प्लेयर वाली बात मैं जो हमेशा करता हूँ। 2019-2020 में रूट wasn't as great। रूट को टॉप 4 से निकाला, वो जो फैब 4 कहते थे उसमें से निकाल देते थे। बेसिकली दी कॉन्फिडेंस दैट उसको उसकी मैनेजमेंट की तरफ से मिला, उसके कोचेस की तरफ से मिला, उसके बोर्ड की तरफ से मिला, उसकी वजह से उस एंड यू नो लोग कह रहे थे कि जी कैप्टनसी से निकाल दो, इज़ नॉट अ गुड कैप्टन और बर्डन आ रहा है और ये आ रहा है और वो आ रहा है, बट बिकॉज द राइट पीपल बैक्ड हिम, वो रिजल्ट्स आपके सामने। एंड राइट नाउ वो फैब 4 वाली अगर आप बात करें तो रूट इज़ अप देयर। विलियमसन एंड रूट एंड स्मिथ की थोड़ी फॉर्म ऊपर नीचे हुई है, लेकिन दीज टू आर एक्सेप्शनल। इवन विलियमसन का मैं देख रहा था कि ही इज़ एवरेजिंग अबव 60 इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स एंड नो वन एल्स इन इज एवरेजिंग 40, और टेस्ट क्रिकेट में डिक्लाइन आया एवरेजेस का पिछले 2-3 साल के अंदर। सो व्हाट दीज टू आर डूइंग राइट नाउ इज़ अनबिलीवेबल। ये था जी हमारा ब्रीफ एनालिसिस ऑफ जो रूट। अब चलते हैं फुटबॉल की तरफ। चैंपियंस लीग का ड्रॉ कल हुआ, उसके अंदर कुछ बड़े मज़ेदार ग्रुप सेट हुए। मेरे नज़दीक तो जो सबसे मज़ेदार होगा वो ग्रुप बी होगा, विच विल बी द ग्रुप ऑफ डेथ, जिसके अंदर एटलेटिको, लिवरपूल, पोर्तो और ज़्लातान इब्राहिमोविच लेड एसी मिलान विल बी कम्पीटिंग। और भी बड़े मज़ेदार ग्रुप्स हैं इसके अंदर, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर थी वो कम्प्लीटली ओवरशैडो हो गई, वो रोनाल्डो की ट्रांसफ़र थी। लास्ट टाइम जब रोनाल्डो ने ट्रांसफ़र की थी तो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हो रहा था और ही ओवरशैडोड दैट। दिस टाइम अराउंड ही इज़ ओवरशैडोड द चैम्पियंस लीग टेबल। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट जब बात करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करते हैं, तो हमने आपको अपने पिछले शो में ये बात बताई थी कि लोगों को ये वाली बात का पता नहीं है, लेकिन इस वक्त रोनाल्डो की जहाँ तक ट्रांसफ़र फ़ी की बात है, ट्रांसफ़र फ़ी सिर्फ़ और सिर्फ जो उसके लिए रिक्वायर्ड थी वो अराउंड द 29 मिलियन यूरो मार्क थी, जो टू बाय हिम आउट ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन था उनकी वेजेस का और सैलरीज़ का। पिछले हफ्ते जब उडिनेज़ी के खिलाफ जुवेंटस का मैच था तो उससे पहले रोनाल्डो रिक्वेस्टेड नॉट टू स्टार्ट so that he can find a solution on the transfer market, and it now appears that the solution has been found। हमने अपने पिछले मैच में ये भी बताया था कि कोई उसकी सैलरी वैसे अफोर्ड कर सके ना कर सके, लेकिन मेरी एक ये फीलिंग थी और एप्रीहेंशन थी कि अगर हैरी केन नहीं जाते मैनचेस्टर सिटी, बिकॉज हैरी केन वॉज नंबर 1 प्रायोरिटी फॉर मैनचेस्टर सिटी, तो अगर रोनाल्डो ने ये अनाउंसमेंट की है या रोनाल्डो ने ये रिक्वेस्ट की है तो मे बी देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। आई थिंक इसमें जो न्यूज़ आई है वो ये कि गॉर्डियोला हैड अ कॉल विद रोनाल्डो एंड हिज एजेंट, एंड बेसिकली दैट्स वेयर
टुक्स टीम. यूवेंटस कह रहा है कि हमें 25 मिलियन आप दे दें और ले लें इसको. बट सिटी आर नॉट प्रिपेयर टू पे 25 मिलियन देयर बिकॉज ऑलरेडी सैलरीज इतनी ज़्यादा हैं कि वो सैलरीज उनसे अफोर्ड नहीं हो रही. यूवेंटस ने गैब्रियल हेसूस मांगा है, वो हेसूस भी नहीं देना चाह रहे. वो उन्होंने कहा कि जी हम स्टर्लिंग पे कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अभी यूवे इज नॉट पर्टिकुलरली कीन ऑन स्टर्लिंग. And that's what's going on there. The other name that's come up and always comes up is PSG, and the reason for that is कि Mbappe has made it abundantly clear कि वो नहीं PSG रहेंगे, या तो उनका इस सीज़न ट्रांसफ़र हो जाएगा या वो नेक्स्ट सीज़न फॉर फ्री चले जाएंगे मैड्रिड. और 180 मिलियन इज द लेटेस्ट बिड. मैड्रिड हैव बिड 180 मिलियन, उतने का ही जितने का एम्बापे लिया था PSG ने. बट PSG फाइनेंशियली तो PSG के लिए बिल्कुल सेंस बनती है कि वो जाने दें, बिकॉज अगले साल दे लूज हिम फॉर फ्री, एंड इस साल वो वेजेस भी उसके देंगे, ट्रांसफ़र फी. लेकिन एम्बापे हैज़ मेड इट 100% क्लियर टू PSG, और अपने टीममेट्स को भी बताया उसने कि दी ओनली प्लेस ही वांट्स टू प्ले इज़ रियल मैड्रिड, कि अगर वो इस साल रह भी गया तो वो अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेगा, वो फ्री में चला जाएगा. नाउ दैट्स एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, बिकॉज इफ़ दी एम्बापे मूव हैपन्स एंड ही गोज टू रियल मैड्रिड, देन देयर इज़ एन आउटसाइड पॉसिबिलिटी ऑफ. आप कितनी फैंटेसी में रह रहे हैं नहीं, ना? आप चाहते हैं कि नेमार, मेसी और रोनाल्डो इकट्ठे खेल लें यार किसी तरीके से. नहीं, यूवे ने तो कहा वील साइन अ टॉप स्ट्राइकर, तो हम तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्या नाम है, निकोलस बेंटनर वापस आ जाएंगे. लेकिन आई थिंक सिटी इज़ प्रीटी मच अ फोरगॉन कंक्लूजन, बिकॉज आप एक और चीज़ देखो ना. एक तो ये कि मेरे लिए इंटरेस्टिंग होगा कि गार्डियोला कैसे हैंडल करते हैं रोनाल्डो को, क्योंकि गार्डियोलाज रिकॉर्ड ऑफ हैंडलिंग बिग ईगोज स्पेशली व्हेन इट कम्स टू सेंटर फॉरवर्ड isn't particularly strong. Case in point Zlatan Ibrahimovic. Especially when the players coming from another club. Especially when he's coming from another club. So even like his relationship with Ronaldinho, सबको पता है. I think जो Eto'o के साथ भी, despite the fact that Eto'o had an unbelievable, like Henry and Eto'o का जो season था when Barca won the treble in 2008-9, that front three, वो जितनी भी आप MSN की बात करें या BBC की बात करें या now नेमार वगैरह, वो that front three was scary because they scored goals which उससे पहले और उसके बाद आपको देखने को नहीं मिलेंगे at the pace that they played. And center forward आपका Eto'o type हो और Henry has space on the left, and the new Messi, like the early Messi was very different to this Messi, because early Messi was, this Messi is predictable, you still can't stop him. Early Messi was unpredictable and you couldn't stop him. So the fun watching that front three was amazing. And Guardiola के issues हुए Ronaldinho से, Henry also left, and I think this would be interesting कि how Guardiola manages. Very interesting. Very interesting. और मैनचेस्टर यूनाइटेड वाला एंगल काफ़ी, हमने ब्रेक लेनी है, बस ब्रीफली आई एम जस्ट गोइंग टू टच अपॉन दिस. काफ़ी ज़्यादा मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस अपसेट हैं एट रोनाल्डो नाउ पोटेंशियली जॉइनिंग सिटी. तो दे दें पैसे. इट्स नॉट, आई मीन ये कोई इमोशनल अटैचमेंट फ्रैंकली स्पीकिंग रोनाल्डो के पार्ट पे तो मुझे नहीं लगती, और ये इट वुड हैव बीन अ बिगर स्कैंडल इफ इट वाज अ डायरेक्ट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन क्लब टू दी अदर. मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड से सिटी जाते, जैसे टेवेस का केस हुआ था, या इवन दो टेवेस वाजंट एट दैट लेवल, या फिर फीगो का केस हुआ था. वरना हिस्टोरिकली तो आपने कंपेटिटर्स के लिए खेलते हुए बड़े लोगों को देखा है. बार्सिलोना में रोनाल्डो थे, आई एम टॉकिंग अबाउट the original Ronaldo. I still like calling him that. That's the right name. वो बैठकर बार्सिलोना के बाद इंटर गए, इंटर के बाद रियल मैड्रिड आए, उसके बाद मिलान आए. तो उन्होंने तो बेसिकली दो बड़े बड़े राइवल्स को अपसेट किया था. लेकिन इट डजंट मेक दैट मच ऑफ अ डिफरेंस इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स. रोनाल्डो की जितनी इस वक्त, और ये मैं शायद मिला यूनाइटेड फैंस को बुरा लगे, लेकिन जो आपकी नॉस्टैल्जिक एसोसिएशन और फीलिंग है रोनाल्डो के लिए, रोनाल्डो probably was a bigger symbol for Real Madrid than he was for United, and I am fully prepared. आपके पास हैंडल्स हैं, जो आपने दुआएं देनी है मुझे इस बात पे दे दीजिएगा. वक्त हो रहा है ब्रेक का. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके ट्वीट्स को शो का हिस्सा बनाएंगे. देखते रहें स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर. पिछले सेगमेंट में हम फुटबॉल की जहाँ बात कर रहे थे, तो मैंने चैंपियंस लीग ड्रॉ में ग्रुप बी को ग्रुप ऑफ डेथ बना दिया था. रेहान मेरे से नाराज़ हो गए, कह रहे हैं आपने उससे क्यों ग्रुप ऑफ डेथ बना दिया, क्योंकि उन्होंने ग्रुप सी और ग्रुप जी को ज़्यादा बड़ा ग्रुप ऑफ डेथ बना दिया, क्योंकि वो ज़रा थोड़े से हिपस्टर बन रहे हैं. तो मैंने कहा मैं पहले बता दूँ, हम इसलिए आने वाले दिनों में इस पर डिटेल बात कर लेंगे. आपके ट्वीट से पहले एक आपको अपडेट देते चलें. आपको पता है हम कार्ड फाइट को कवर कर रहे हैं पिछले कुछ एपिसोड से. रेड बुल कार्ड फाइट कॉम्पिटिशन जो पाकिस्तान में हो रहा है,
जो इसका आई थिंक सेकंड एडिशन है, अभी तक बहुत अच्छे तरीके से चला है। क्वालिफायर्स हैव बीन डन इन इस्लामाबाद एंड कराची, और उनके टॉप 3 ड्राइवर्स विल कम्पीट अगेंस्ट द क्वालिफायर्स फ्रॉम दी लाहौर लेग, और फिर इनका फाइनल होगा 29 को लाहौर में। हम भी जाएंगे इस फाइनल इवेंट को देखने के लिए, और वहाँ से फिर आपके लिए एक स्पेशल पैकेज बनाकर एक डेफिनेटली उसकी कवरेज प्रिपेयर करके अपने शो में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इफ़ यू आर अ गो कार्ट फ़ैन और अ कार्ट फ़ैन तो ज़रूर जाएं। 29 को द फाइनल विल बी हेल्ड इन लाहौर। चलते हैं अब आपके ट्वीट्स की तरफ। काफ़ी ज़्यादा ट्वीट्स आए, हर दफ़ा की तरह हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने सवालात भेजे। स्क्रीन पर रखते हैं जी ट्वीट्स, ताकि हम वन बाय वन इन पर चलते हैं। ये इमाद सिद्दीकी का सवाल है, और यहाँ आई वांटेड दिस बिकॉज काफ़ी ज़्यादा हमारे इनबॉक्सेस में ये सवाल आते हैं। वो कहते हैं कि जी मैंने एक दफ़ा कहा था एक शो में कि स्पोर्ट्स डेटा एनालिस्ट अगर हैं तो मुझे मैसेज करें, लेकिन मैं ऑब्वियस सी बात है मैंने डंडी मार दी उसके बाद। लेकिन उन्होंने कहा कि जी हम कैसे बन सकते हैं, प्लीज़ हाईलाइट द स्टेप्स ऑन द शो। सो रेहान, what courses they need to do, क्योंकि let's be honest हमने कोई courses as such नहीं किए थे। we got into it completely by chance and luck। मेरा तो जो background है वो completely law का है, और मैंने तो I got into this field completely by accident, and अब वही वाली बात है, अल्लाह ताला जो करता है बेहतरी के लिए करता है। और मेरे उसके बाद, और मैं अपने आप को डेटा एनालिस्ट कंसिडर भी नहीं करता। येस, आई सुपरवाइज देम एंड आई ऑब्जर्व व्हाट दे आर डूइंग, लेकिन आई माई सेल्फ डोंट कंसिडर माई सेल्फ टू बी डेटा एनालिस्ट। बट येस, व्हाट स्टेप्स? आई थिंक सबसे पहली चीज़ जो आपने कोर्सेज वाली बात की, तो डेटा एनालिटिक्स इतनी मज़े की चीज़ है कि आपको मैं आपको इट विल टेक मी 2 hours टू एक्सप्लेन दिस, बट स्टेप्स। सो बेसिकली अगर आपको कोई चीज़ लगती है, आपके पास कोई थ्योरी है कि दिस इज़ हाउ दिस शुड बी डन, तो यू नीड डेटा टू बैक इट अप, एंड दिस गोज फॉर नॉट ओनली क्रिकेट, फुटबॉल या कोई स्पोर्ट, किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, तो अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा प्रोबेबिलिटी है तो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ व्हेन यू हैव अ आइडिया मेड, तो आप वो आइडिया अपना प्रेजेंट कर सकते हैं कि दिस इज़ माय आइडिया। यू प्रेजेंट द आइडिया टू डिफरेंट पीपल, ठीक है, जो कि उस फील्ड के अंदर है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई आइडिया है टू प्रेजेंट टू लेट्स से मुल्तान सुल्तान्स, तो आप हैदर भाई को भेजेंगे कि जी मुझे लगता है कि आपकी टीम में ये चीज़ इंप्रूव हो सकती है, उसके लिए मेरे पास ये थ्योरी है, और इसको बैक करने के लिए मेरे पास ये डेटा है। दैट इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट। द अदर इज़ बेसिक स्टैट्स। बेसिक स्टैट्स जो स्टैटिस्टिशियंस करते हैं, जो आपको मैच के अंदर नजर आते हैं कि जी 4 मैचों बाद ब्रॉडकास्टर्स जो होते हैं पे नजर आते हैं, जो फ्रैंकली स्पीकिंग मेक फॉर गुड व्यूइंग एक्सपीरियंस, लेकिन उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जब आप प्लान्स बना रहे होते हैं मैचेस में नहीं होती। मतलब हम लोग उन नंबर्स को probably they just one of many numbers that we're मैंने इसका क्या करना है कि इंडिया ने 78 किया है फॉर द फर्स्ट टाइम इन 70 years। या मुझे विन प्रेडिक्टर का क्या फायदा? मुझे कोई फायदा नहीं विन प्रेडिक्टर का। हाँ, so, फायदा ये है कि आप वो विन प्रेडिक्टर चेंज किस तरह करना है। अगर आपने टीम में काम करना है वो डिफरेंट है, अगर आपने ब्रॉडकास्ट में काम करना है, दोज आर 2 डिफरेंट स्किल सेट्स। अगर आपने टीम में काम करना है, जिस तरह मैंने कहा, कम अप विद अ थ्योरी, वर्क ऑन इट एंड प्रेजेंट योर थ्योरी। फिर आप वो थ्योरी जिसको ही प्रेजेंट करेंगे, चाहे वो कोई भी टीम हो, आप उनको लिखें, उनको बताएं, आप यू कैन ईमेल देम, एंड उसके बाद उनका रिप्लाई आता है, देयर विल बी रिबटल्स, आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। इफ़ यू हैव आंसर्स टू दोज क्वेश्चंस, देन यू कैन बिकम अ पर्सन इन डेटा एनालिटिक्स। इफ़ यू वांट टू बिकम अ राइटर, दैट्स वेरी सिंपल एज वेल, एंड आई थिंक दैट माइट बी अ बेटर वे। अगर आपकी कोई थ्योरी है, या अगर आपने कोई उस तरीके से करना है, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे टैलेंटेड यंग पाकिस्तानी एनालिस्ट के ईमेल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं। मैं हमेशा हर एक को ये कहता हूँ कि यार अगर आप, क्योंकि वो यही पूछते हैं, सवाल ये पूछते हैं कि आप हम इस इंडस्ट्री में कैसे आ सकते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी स्मॉल इंडस्ट्री, एंड दिस इज़ वेरी एंड इट्स स्टिल इन इट्स इन्फेंसी। यहाँ पर जो एक तो एंट्री लेवल इज़, लेट्स बी ऑनेस्ट, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन अगर आप अपने आप को स्टैंड आउट कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि आपकी जो थेरीज़ हैं, जो आपकी थाट्स हैं, आप फर्स्ट बिकम, आई ऑनेस्टली थिंक द बेस्ट वे टू डू इट इज स्टार्ट राइटिंग अबाउट इट फर्स्ट। यस, एंड कोई ऑटोमेटिकली एकदम से आपको क्लिक करते हैं। सम ऑफ द गाइस आर डूइंग सम रियली ग्रेट जॉब में ग्रासरूट्स का मैं एग्जैक्टली वही बात ट्विटर पर करते हैं, उनके डेटा मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर उसको ब्रेक डाउन करके हमें बता देंगे वो किस तरह आपने टीम में यूज करना है, तो आई बी वेरी इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू देम। There was this guy Umar who reached out to me. Umar reached out to me as well. Umar has done a phenomenal job so far. Unfortunately उसकी वजह ये है कि कोविड प्रोटोकॉल्स की वजह से वो नहीं इन्वॉल्व हो सके, या उसमें डिलेज आए। लेकिन there are people out there who are sending these presentations to us and who've had no background in cricket. ये मैं आपको ये बता दूं कि they've had no background in cricket. So basically, अच्छा, any specific degree that they need to do? No.
No, डेटा right? एंड लाइक बेसिकली अगर आप मेरा तो पर्सनली मुझे एंड दिस इज़ माई ड्रीम कि एक दिन मैं एक फिजिसिस्ट के साथ काम करूँ ऑन डेटा, कि वो मुझे बता सके कितनी रेव्स डालनी है बॉल के ऊपर, ये सारा कुछ किस तरह करना है, बट दैट्स अ ड्रीम, दैट्स क्रिकेट में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और मेरा ये चक्कर है कि आई इन फैक्ट इवन engaged multiple people to submit plans to me for cricket softwares and सारा कुछ जिन्हें हम यूज़ कर सकें. So again we are very very open to this, लेकिन इसके अंदर I hope आपको थोड़ा सा हमने explain किया हो कि क्या है writing becomes, आपके अगर आइडियाज सामने होंगे और वो अगर स्टैंड आउट करेंगे, मतलब मैं I have absolutely zero doubt about the fact कि the reason why Rehanul Haq got into PSL, yeah, one of the major reasons was because he used to write about his theories and his philosophies. वो लोगों को क्लिक की, they reached out to him and they hired him. मुझे तो रेहान की सिफारिश पे हायर किया गया था, मैं तो सच्ची बता रहा हूँ. अच्छा जी, अगले सवाल की तरफ चलते हैं जी. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला सवाल है जी हारिस अजीज़ का. डू यू थिंक रॉगलिक कैन विन टूर de France और विल पोगासार कीप विनिंग बारिंग इंजरी? मैंने दोनों के नामों की pronunciation Roglic, हाँ मैंने बिल्कुल खराब कर दिया. Yes, so Tour de basically France. Roglic, क्या जीतेंगे आर्मस्ट्रॉन्ग इस दफा या नहीं? oh my अच्छा, god, okay, go on, he sorry. doesn't even have a single Tour de France. अच्छा title, ठीक है। चलो. Roglic की ये स्टोरी है कि he used to be a professionally skiing किया करते थे वो, ठीक है, and at a very late age he realized कि ये स्पोर्ट में कीप अप नहीं कर सकता, तो he came to cycling and he's been competing in cycling now. तो मेजर टूर्स जिस तरह जीरो डी इटालिया के ऊपर पोडियम पे रहे, पिछले साल टूर de France के अंदर वो सेकंड आए. तो बेसिकली ही इज़ 31 years old and on the other hand you have Pogacar who's 22 years old, who's the youngest person ever to win cycling का एक इवेंट होता है वो Event, जीतना. yeah. So he won the California US race and he won that. He is one of the best time trialists in the world. The thing that stands out with Pogacar is that he is an all-rounder. आपको साइकिलिंग के अंदर लोग मिलते हैं who are really good at sprints, who are really good at time trials, one of them, or really good mountaineers, ठीक है. तो when he came into Tour de France he was the best mountaineer, he had the best time trial, his sprinting wasn't like top 10 but still his like sprinters बहुत different होते हैं, लेकिन फिर भी sprint में वो he was really good, on flats he was really good, so he is an all-rounder and for him to lose, as Haris Mazari asked this question, there has to be an injury. ठीक है. Otherwise it makes, I don't think कि वो हारेंगे. और last year was He's the odds on favorite. Of course he's 22 years old and he's broken every single record already and unless के कोई doping scandal जो कि cycling में अक्सर आता है, doping scandal या injury now, I don't think he is easy to beat him. अच्छा, मैं बार 2-3 दफ़ा ऑलराउंडर का था, मेरे दिमाग में बहुत लेम जोक्स आ रहे थे. मैंने कहा कि मैं इस वक्त ना करूं क्योंकि रेहान बहुत सीरियस लेते हैं साइकिलिंग को. और ये मज़ेदार बात होती है कि रेहान जब भी साइकिलिंग पर एनालिसिस करते हैं ना, एंड पर उनका ख़त्म यही होता है, ऑफ कोर्स कोई डोपिंग हो जाए तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकता. देखिए मेरी सारा बचपन गुजरा है ऑफ आइडलाइजिंग पीपल एंड उसमें यान उल्रिक वाज माय फेवरेट एंड आई ऑलवेज वांटेड हिम टू विन टूर de France. आर्मस्ट्रॉन्ग won 7, फिर आर्मस्ट्रॉन्ग के चले गए और वो सब उल्रिक को मिल गए. तो and then you know there was Rasmussen and all of them and eventually I found out everyone was doping and you know broke my heart. ये रेहान, थैंक यू सो मच फॉर योर एनालिसिस. बहुत मज़ा आया इनफैक्ट आज के शो का मुझे. आपको हमारा शो कैसा लगा, फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा. अगली दफ़ा हम जब आएंगे तो जो वीकेंड पे स्पोर्ट्स में होंगे उन पर डिटेल बात करेंगे एंड वील ऑल्सो अपडेट यू फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल. तो अगली दफ़ा तक के लिए रेहानुल हक और हैदर अज़हर को इजाज़त दें. खुदा हाफिज़.